जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि अभी तक मैं जो आपको बताना चाहता था, बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपकी ज्योतिष की बताई, जो ज्योतिष के स्तंभ माने जाते हैं जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और मेरा प्रयास ये रहा कि मैं आपको इतना सक्षम बना दूं, इतना अवेयर कर दूं कि कम से कम जब आप अपनी कुंडली को लेकर किसी ज्योतिषी या पंडित के पास जाते हैं, वो आपको जब कोई उपाय बताते हैं तो कम से कम आप इतना देख सकें कि क्या वह उपाय सही है, या आप उनसे पूछ सकें कि पंडित जी, मेरी कुंडली में तो ये ग्रह इस डिग्री के साथ बैठा है, या ये इस घर में बैठा है, तो यह मारक होते हुए भी उतना शुभ फल नहीं देगा, या कारक होते हुए भी शुभ फल नहीं देगा। तो इस वीडियो में आप कृपया अंत तक बने रहेंगे और आपको पता चलेगा ये हमारे क्लाइंट की कुंडली है कि कैसे इनके कुंडली में मेष लग्न में जो सूर्य कारक होते हैं, बहुत अच्छे कारक होते हैं, वो गलत जगह पर बैठने से मारक हो गए और उनके रत्न से उन्हें क्या नुकसान हुआ। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष और पंडित ऐसे हैं जो वाकई बहुत अच्छा कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको उनसे लाभ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ आपको डरा के पैसा लेते हैं। ना तो वो सारी चीज़ें ठीक से बताते हैं, यस नो में तो कोई कोई चीज़ें बताना ही नहीं चाहता, और जब आप उनसे पूछते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि ज्योतिषी मैं हूँ या आप। आपको याद होगा पहले के समय में जब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते थे और किसी चीज़ पर जब डॉक्टर से हम कोई बहुत ही जेन्युइन चीज़ पूछते थे, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना होता था कि डॉक्टर मैं हूँ या आप। पर अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के द्वारा इतने सारे टूल्स आ गए कि एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमें हर चीज़ के बारे में मिल जाती है, और फिर उस बेस पे जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वह हमें टहलाने के बजाय जवाब देना ही उचित समझता है, और उसे बताना पड़ जाता है कि वह कोई चीज़ या कोई इलाज क्यों बता रहा है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं मेष लग्न की एक ऐसी कुंडली की। इस कुंडली में लग्न में आप देख रहे हैं बुध और केतु हैं, 7वें घर में राहु, चौथे घर में शनि, दूसरे घर में जो कि धन का भाव होता है गुरु, 12वां भाव जो व्यय का अस्पताल के खर्चों का होता है उसमें सूर्य और शुक्र, 11वें घर में मंगल और 9वें घर में चंद्र बैठा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब हमारे यह कस्टमर जब ज्योतिषी के पास गए हमारे यहाँ आने से पहले पहले उन्होंने 7वें घर में राहु को लेकर इन्हें बहुत डराया। उन्होंने कहा कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, जबकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। और ये गलत हुआ क्योंकि एक तो राहु इसमें 0 डिग्री के बैठे हैं, दूसरा जो 7वां नंबर तुला राशि है उस राशि में राहु बैठने के बाद हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो राहु 0 डिग्री को होने के बाद कोई भी फल देने में सक्षम नहीं है, और इस शख्स की वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रही है, उसमें ना तो कोई परेशानी है, ना आने वाले दिनों में कोई परेशानी होगी राहु की वजह से। फिर इस कुंडली में मंगल जो कि लाभ के भाव में 11वें नंबर में बैठा है, और हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मंगल इस कुंडली में बहुत ही कारक ग्रह होते हैं और उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। और इस समय जब ये जातक हमारे पास आए तो इनकी मंगल की महादशा और बुध की अंतर्दशा चली है, लेकिन बुध अति मारक होने से और जो कि केंद्र में ही बैठे हुए हैं लग्न में, इन्हें कर्जे से संबंधित परेशानी दे रहे थे, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी होके उसे कर्जे से संबंधित परेशानी दे रहे थे, और वो बार बार
कर्जे के चक्र में फंस जा रहे थे। और लेकिन मंगल के यहाँ होने से और मंगल की दृष्टि यहाँ होने से उनके कर्जे बार बार चुक जा रहे थे। वो कर्जे चुका तो लेते थे क्योंकि मंगल उनको कहीं न कहीं से लाभ दे रहा था। और उन्होंने मूंगा भी पहन रखा था जिस ज्योतिषी के पास वो गए थे, और साथ ही उस ज्योतिषी ने उन्हें सूर्य का रत्न माणिक भी पहना दिया था। और सूर्य चूंकि इस घर में कारक हैं, और मैंने आपको बताया था कारक और मारक ग्रहों के बारे में कि कारक ग्रह जहाँ बैठते हैं उस भाव के चीजों को एक्टिवेट कर देते हैं। वो अच्छे घर में होते हैं तो अच्छी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, और बुरे घर में होते हैं तो बुरे चीजों को एक्टिवेट करते हैं। तो सूर्य 12वें व्यय के घर में है, और उनका रत्न माणिक जब उसे पहनाया गया तो उन्होंने अचानक उसके बहुत सारे फिजूल खर्चों को एक्टिवेट कर दिया। उसके सूर्य पिता के भी कारक हैं। अपने पिता के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई, पेट से संबंधित भी परेशानियां इनकी शुरू हो गई, और उनको जब हमने उनका माणिक उतरवाया तो उनको अपने पेट की बीमारी में पिता के साथ उनके संबंध में बहुत सुधार हुआ। उसके बाद यहाँ उन्होंने कहा कि शुक्र आपका यहाँ बैठा है, पर आपको मैं बता दूं कि शुक्र यहाँ अपने उच्च घर में है, और साथ ही साथ यहाँ शुक्र को दिशा बल भी प्राप्त है। इसीलिए शुक्र इनको यहाँ बैठ के बहुत लाभ दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमने इनका माणिक उतरवाया, और बुध ग्रह के लिए हमने उनको दान करने का उपाय बताया, जिससे कि उनके ऊपर जो बार बार वो कर्जे लेने की समस्या में फंस जा रहे हैं उससे उनको राहत मिले और धीरे धीरे ये समस्या उनकी लगभग खत्म हो जाए। तो अब हम इस कुंडली के विश्लेषण की बात करते हैं। तो सबसे पहले मंगल जो इस कुंडली में अति कारक होते हैं 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि लाभ का भाव होता है, और वो उनको कहीं न कहीं से हमेशा धन का आगमन करवाते रहते हैं। उन्हें अपने भाई बहनों का भी सपोर्ट मिल रहा है, और मंगल इनके हर इच्छा की पूर्ति करने में सहायक है। और दूसरे भाव पर मंगल अपनी दृष्टि डालकर धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट देते रहते हैं, और उन्हें धन का अभाव भी नहीं होने देते। पर हाँ, मंगल की इस घर पर दृष्टि होने से इनकी वाणी कभी कभी कठोर हो जाती है, क्योंकि मंगल है तो एग्रेशन होना स्वाभाविक है। उसके बाद मंगल ने 5वें घर पे भाव पे अपनी दृष्टि डाली, और यहाँ उनको औलाद सुख के साथ साथ उन्हें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करा, जिससे कि वो डिसीजन सही तरीके से ले सके और उस डिसीजन पर टिके रहें। फिर 6ठे भाव पर मंगल ने दृष्टि डाली, जिससे कि उनके रोग और शत्रुओं से लड़ने में उन्हें सहायता मिली, उनके रोग कम हुए, उनके शत्रुओं से उन्हें मुक्ति मिली, और कर्जों के भी चुकाने में जो बुध के वजह से बार बार कर्जा उनके ऊपर आ रहा था उससे भी उन्हें बहुत राहत मिली। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की, जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी इस कुंडली के लिए एक कारक ग्रह होते हैं, और उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे जगह पे है, क्योंकि दूसरा नंबर बहुत ज्यादा बृहस्पति से संबंधित होता है, क्योंकि यह धन का भाव है, और बृहस्पति इस लग्न में 9वें और 12वें घर को उठाकर इन्होंने दूसरे घर में परिवार के ऊपर रख दिया। भाग्य और खर्चे का जिम्मा परिवार के ऊपर इनके डाल दिया। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति के यहाँ होने से इनको क्या क्या लाभ हो रहा है। एक तो कहीं न कहीं से इनको धन का आगमन हमेशा होता रहता है, और
अपने कुटुंब से भी इनके संबंध बहुत अच्छे हैं और इनकी वाणी भी बहुत अच्छी है। बृहस्पति ने फिर छठे भाव पर दृष्टि डाली और रोग, ऋण और शत्रु से बचने में इनकी हमेशा मदद करते रहते हैं। फिर आठवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से ये काफी हार्ड वर्किंग है और अपने बहुत से कामों को अपने मेहनत के बल पे कर लेते हैं, चाहे इसके लिए इनको कितनी भी भाग दौड़ करनी पड़े। फिर बृहस्पति की नवी दृष्टि 10वें घर पे पड़ी और इस भाव पे दृष्टि डालकर वह उनके कर्म को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं और जिससे कि उन्हें अपने काम काज में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अब हम बात करें शनि देव की, जो कि इस कुंडली में समग्रह होते हैं और वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो कि माता, भूमि, भवन, वाहन का होता है। मतलब हमारे जिंदगी में सुख की चीजों से संबंधित होता है। यहाँ पर शनि बैठ के इस जातक को 10वें भाव पर दृष्टि डालकर इसके कर्म को अच्छा करने में मदद करते हैं। फिर हम चंद्रमा की बात करते हैं, जो 9वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह है। इस वजह से माता से इनके संबंध अच्छे रहेंगे और भूमि, भवन और वाहन लेने में भी चंद्रमा हमेशा अपनी दृष्टि डालकर इनकी मदद करते रहेंगे। इसीलिए इन्होंने मूंगा तो पहन रखा था, मानिक हमने इनका उतरवा दिया, बुध के लिए हमने इन्हें दान करने का उपाय बताया और चंद्रमा के लिए हमने इन्हें एक मोती पहनाया, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व से संबंधित ग्रह है, लेकिन 9 नंबर राशि अग्नि तत्व से संबंधित है। इस वजह से चंद्रमा के प्रभाव में कमी आ रही थी, जिसका एक जो इनके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वो डिसीजन मेकिंग को लेकर। ये डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाया करते थे और जो डिसीजन लेते थे उस पर टिक नहीं पाते थे। इसी वजह से हमने इन्हें मोती रिकमेंड करा, क्योंकि यहाँ जो इनके कुंडली में बुद्धि के कारक हैं वो व्यय के भाव में गलत घर में जाके बैठ गए। इस वजह से हमने इन्हें मोती रिकमेंड करा। और अब हम बात करते हैं केतु की। तो केतु भी जब राहु यहाँ 0 डिग्री के हैं तो ऑलरेडी केतु भी यहाँ 0 डिग्री को होके कोई भी प्रभाव देने में निष्क्रिय हो गए। इसीलिए इस जातक की कुंडली में राहु और केतु का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो 0 डिग्री के पड़े हुए हैं। और फाइनली दोस्तों, मैंने इस जातक को मूंगा उन्होंने पहन रखा था। एक हमने चंद्रमा के लिए, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग और कैपेसिटी बढ़े और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों को पाने में उन्हें लाभ मिले, इसके लिए हमने एक मोती उन्हें रिकमेंड करा। और पूजा पाठ में हमने उन्हें शनि ग्रह की पूजा बताई, क्योंकि इसको करने से एक तो शनि के पास सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कर्म का और लाभ का है, तो उन्हें हमेशा लाभ मिलता रहे और उनका कर्म ठीक तरीके से होता रहे और शनि देव की कृपा से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आए। और बुध के लिए हमने उन्हें बाजरे का दान बताया कि आप प्रतिदिन तो अपने छत पर चिड़ियों को बाजरा डाल दिया करें और महीने में 1 या 2 दिन गौशाला जाकर गायों को हरी घास खिलाएं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जब आप इस जातक की कुंडली को देखते हैं और इसके विश्लेषण के बारे में मैंने बताया कि जो ज्योतिषी बिना चीजों को समझे सिर्फ कारक ग्रह देखकर अगर सिर्फ उसका रत्न आपको पहनाते हैं तो वो किस तरीके से आपको हानि कर सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। आप पूरी कुंडली के विश्लेषण में पारंगत भले ही नहीं हो सके, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कारक
हैं, कौन से मारक हैं और क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। तो अगले एपिसोड से मैं भी एक दो और कुंडली का विश्लेषण आपको करवाऊंगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।